आदित्य बहुत ही ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसकी बीवी छाया को कैंसर हो गया था। आंखों में आंसू भरे आदित्य नाराज़गी से बस मुट्ठी बींच कर ही रह गया था। तभी छाया उसे कहने लगी, देखो आदित्य, मैं जानती हूँ तुम्हारे भाई कभी भी अपना हिस्सा तुम्हें नहीं देंगे और मैं इसी बीमारी में तड़प तड़प कर मर जाऊँगी। अभी ये बात छाया की ज़बान पर आई ही थी कि आदित्य तड़प कर उससे कहने लगा, मैं कुछ भी करूँगा लेकिन तुम्हें कुछ होने नहीं दूँगा। तुम भरोसा रखो मुझ पर। मैं आज ही अपने भाइयों को बुलाकर उनसे बात करूँगा। मुझे यकीन है वे कभी भी मुझे मना नहीं करेंगे। छाया कहने लगी, नहीं, मैं जानती हूँ वह लोग कभी अपना हिस्सा तुम्हें नहीं देंगे। भला वह क्यों करोड़ों रुपए तुम्हें देंगे, और वह भी सिर्फ मेरे इलाज के लिए। आदित्य के बाबा की टैंकर की फैक्ट्री थी और पैसे की रेलवेल थी। आदित्य अपने चारों भाइयों में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था। जब उसके बाबा की मौत हो गई तो उसे यही डर लगा रहता था कि छोटे भाई उससे अलग ना हो जाएं। उसने अपने बाबा की मौत के बाद अपने भाइयों को इकट्ठा किया और कहा कि हमारे बाबा ने हमें यही सिखाया है कि एक साथ रहने में ही अच्छाई है। अगर हम सब भाई मिलकर इस फैक्ट्री में मेहनत करेंगे तो इससे हमारे सारे काम बनते चले जाएंगे। लेकिन अगर हमने इस फैक्ट्री को बेचकर अलग अलग रास्ते चुन लिए तो कोई भाई बहुत अच्छा कमा लेगा और कोई बिल्कुल गरीब रह जाएगा। सभी भाइयों को उसकी बात अच्छी लगी और फिर उन्होंने मिलकर मेहनत की और सब ने अपने अपने घर उस फैक्ट्री की कमाई से बना लिए। सबके ही घरों में खुशहाली का राज था। छाया और आदित्य की शादी के 4-5 साल ही गुजरे थे कि छाया को कैंसर जैसी बीमारी ने घेर लिया था। उसकी बीमारी के इलाज के लिए आदित्य को लाखों करोड़ों रुपए की ज़रूरत थी, क्योंकि इस बीमारी का इलाज हो तो सकता था लेकिन बहुत ही ज़्यादा महंगा इलाज था। इसीलिए डॉक्टरों ने आदित्य से कहा था कि वह विदेश में जाकर अगर अपनी बीवी का इलाज करवाए तो वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आदित्य को पूरा यकीन था कि जिस तरह उसने अपने छोटे भाइयों को बाप की तरह संभाला था और फैक्ट्री को तरक्की दी थी, उसके भाई भी उसका साथ ज़रूर देंगे। कुछ देर बाद ही उसके भाई उसके घर पर आ चुके थे। आदित्य ने छाया के सारे रिपोर्ट्स उनके सामने टेबल पर रख दिए और कहने लगा कि मेरी बीवी को कैंसर हो चुका है और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इसका पूरी तरह इलाज करवा सकूं। इसीलिए मुझे ये फैक्ट्री मजबूरन बेचनी पड़ेगी। ये सुनकर सारे भाई खामोश हो गए थे। छोटे भाई ने हिम्मत करके ये कहा कि देखो भाई, तुम जानते हो कि हम सबकी रोज़ी रोटी इसी फैक्ट्री से लगी हुई है। अगर ये बिक गई तो हम लोग क्या करेंगे। आदित्य कहने लगा, मेरे लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरी बीवी है। अब मैं उसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता, जबकि उसे मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पैसा तो आनी जानी चीज़ है, लेकिन वह ज़िंदगी की साथी है। इस वक्त उस पर मुश्किल का वक्त आया है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसका साथ दूं और उसका पूरी तरह से इलाज कराऊं। फिर उसके छोटे भाई ने कहा कि तुम बेफिक्र रहो, हम तुम्हारा साथ देंगे। इस फैक्ट्री को आप बेच दो और जितने पैसे भाभी के इलाज के लिए चाहिए आप रख लो। हम थोड़े पैसों से ही काम शुरू कर लेंगे। हम अपनी आंखों के सामने भाभी को यूं तड़प तड़प कर मरते हुए नहीं देख सकते। रिश्ते निभाना तो कोई इन भाइयों से सीखता। आदित्य ने फैक्ट्री बेच दी और पैसों का एक हिस्सा अपने भाइयों को काम करने के लिए दिया और बाकी के सारे पैसे लेकर छाया को लेकर अमेरिका चला गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे उम्मीद तो दिलाई थी, लेकिन ये भी कहा था कि ये एक बहुत तकलीफ़ देने वाला इलाज है। ये तुम्हारी बीवी को सहना पड़ेगा और इस पर पैसा भी पानी की तरह बहेगा। आदित्य ने कहा, जितना पैसा लगता है आप उसकी फ़िक्र ना करें, बस जल्दी से जल्दी मेरी बीवी का इलाज शुरू कर दें। छाया का इलाज शुरू हो गया। आदित्य छाया से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, उसकी लंबी ज़िंदगी की दुआएं करता था। आदित्य उसको तसल्ली देता, हौसला देता कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, देखना फिर हम वापस अपने घर चलेंगे और चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होगी। कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली तेज़ दवाइयों की वजह से छाया के सिर के सारे बाल उड़ने लगे, आंखें अंदर धंस गईं और चारों तरफ काले निशान बन गए थे। वे बहुत खूबसूरत थी, लेकिन धीरे धीरे अब उसका सारा हुस्न ख़त्म हो चुका था। सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वह हड्डियों का ढांचा लगने लगी थी। जब खुद को आईने में देखती तो फूट फूट कर रोने लगती। पर आदित्य ने एक पल भी उसका साथ नहीं छोड़ा था। वह उसे तसल्ली देता कि तुम मेरे लिए आज भी उतनी ही खूबसूरत हो जितनी पहले थी। धीरे धीरे वह मुश्किल वक्त कट गया
और उसके बाद छाया बिल्कुल ठीक हो गई थी। उसकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो चुकी थी। छाया की बीमारी पर इतना पैसा उठ चुका था कि अब आदित्य लगभग कंगाल हो चुका था। उसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वह अपना घर खरीद सकता, लेकिन उसके भाइयों ने उसके हालात को देखकर उसे अपने घर का एक हिस्सा रहने के लिए दे दिया था और अपने कारोबार में भी आदित्य को अपने साथ लगा लिया था। अपने भाइयों का प्यार देखकर आदित्य की आंखें छलक आई थी। जिंदगी दोबारा अपनी रफ्तार से चलने लगी थी, लेकिन आदित्य को छाया अब बड़ी चुप चुप सी लगने लगी थी। अब वह आदित्य से ज़्यादा बातें भी नहीं करती थी, न जाने किन ख्यालों में खोई रहती थी। आदित्य ने उससे कहा कि उसकी बीमारी अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और वह बिल्कुल ठीक है, इसीलिए पिछली बातों को भूल जाए। कुछ महीनों में ही छाया की सेहत दोबारा से अच्छी हो गई थी। उसका रंग रूप सब कुछ वापस आ गया था। लेकिन एक बात जो छाया ने आदित्य से कही, आदित्य तो सोच भी नहीं सकता था कि वह छाया के मुंह से कभी ये भी सुनेगा। आदित्य खाना खा रहा था जब छाया किसी गहरी सोच में गुम थी। आदित्य ने कहा कि तुम आखिर सोचती क्या रहती हो, मुझे बताओ। लेकिन छाया ने नहीं में सिर हिला दिया। लेकिन जब वह रात को सोने के लिए कमरे में गया तो छाया कहने लगी, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। आदित्य कहने लगा, मैंने भी महसूस किया है जैसे तुम बहुत परेशान हो। मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। जब तक तुम परेशानी नहीं बताओगी तो कैसे हल निकलेगा। वह कहने लगी, आदित्य मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। उसकी ये बात सुनकर आदित्य को ऐसा लगा जैसे उसके दिल में किसी ने तीर मार दिया हो। वह सोच नहीं सकता था कि उसकी बीवी कभी उसे ये भी कहेगी। उसे हैरत का एक झटका लगा था। कहने लगा, ये तुम क्या कह रही हो, होश में तो हो। पहली बार आदित्य छाया से तेज़ आवाज़ में बोल रहा था। छाया रोने लगी थी। कहने लगी, मैं किसी और से मोहब्बत करती थी, लेकिन मेरी ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ शादी करा दी गई थी। मैं बहुत पहले तुम्हें सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन फिर मुझे कैंसर जैसी बीमारी हो गई। कुछ समय पहले ही वह लड़का मुझे दोबारा नज़र आ गया। अब अक्सर वह मुझे फ़ोन करता है और मुझसे बात करता है। यहाँ तक कि उसने मेरी खातिर शादी भी नहीं की। अगर मैं उसकी ना हो सकी तो दोबारा से इसी कैंसर जैसी बीमारी में पड़ जाऊंगी और वह भी मेरी खातिर मर जाएगा। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। अब मुझे ये रिश्ता बोझ लगने लगा है। मुझे इस रिश्ते से आज़ादी चाहिए। ये सुनकर तो आदित्य कहने लगा, तुम पागल हो चुकी हो। मैं तुम्हें किसी भी तरह तलाक नहीं दूंगा। तुम मेरी बीवी हो, मेरी मोहब्बत हो। मैं हर मुश्किल वक्त तुम्हारे साथ काटा है। तुम कैसे मुझसे इतनी बड़ी बात कह सकती हो। आदित्य ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी ज़िद पर अड़ी रही। आदित्य बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था। इसी उलझन में एक हफ्ता गुजर गया। यह बात उसके भाइयों ने भी नोट की। वह उससे पूछने भी लगे, लेकिन आदित्य उनको क्या जवाब देता कि उसकी अपनी बीवी तलाक मांग रही है। आदित्य एक रात बहुत देर से घर गया था। यूं ही सड़कों पर घूमता फिर रहा था कि उसकी बीवी उससे फिर एक बार तलाक के बारे में बात ना करे। लेकिन जब वह घर गया तो उसकी बीवी तो जैसे उसका ही इंतज़ार कर रही थी। आदित्य के आते ही कहने लगी, तुम मुझे अभी के अभी तलाक दो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। यह सुनकर आदित्य गुस्से से चिल्ला उठा। उसका सब्र अब जवाब दे गया था। कहने लगा, जो मर्ज़ी है कर लो, मैं तुम्हें तलाक किसी हाल नहीं दूंगा। तुम मेरी बीवी थी और हमेशा रहोगी। उन दोनों की आवाज़ सुनकर नीचे पोर्शन में रहने वाला छोटा भाई और उसकी बीवी ऊपर आ चुके थे। कुछ पलों में वह सारी बात समझ चुके थे। देवरानी ने छाया को समझाना चाहा, मगर वह सब से ही उखड़ चुकी थी। वह घर ही छोड़कर चली गई। अगले ही दिन आदित्य को नोटिस मिल गया था, जिसमें साफ साफ लिखा था कि उसे अदालत में पेश होना है। आदित्य तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि छाया एकदम से उसके इतने खिलाफ भी हो सकती है। वह सिसक के रोने लगा और दुआ करने लगा कि काश मेरी बीवी लौटकर मेरे पास आ जाए। आदित्य अपने सभी भाइयों के साथ कोर्ट में गया। कोर्ट में जाते ही उसे छाया मिल गई, जो कि उस लड़के के साथ वहाँ पर मौजूद थी। जब आदित्य की गवाही हुई तो उसने तलाक देने से साफ इनकार कर दिया, मगर छाया फूट फूट कर रोने लगी। रो रो कर जो बातें अदालत में कहीं, वह सुनकर तो जैसे आदित्य को अपनी सारी मोहब्बत और प्यार भी बेमानी सा लगने लगा था। उसे तो बस अपने कानों में छाया के शब्द गूंजते सुनाई दे रहे थे, जो वे रोते हुए कह रही थी कि मेरा पति मुझ पर बहुत जुल्म करता था,
मुझे दिमागी और जिस्मानी तकलीफ़ें देता रहा। उसकी वजह से मैं कैंसर जैसी बीमारी में हो गई थी। उसका बस चलता तो मुझे मरने के लिए ही छोड़ देता। इसीलिए मैं इससे तलाक चाहती हूँ और अपनी नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती हूँ। आदित्य तो जैसे सन खड़ा रह गया था। यहाँ तक कि कोर्ट में बैठे उसके भाई बोल उठे थे कि भाभी क्यों झूठ बोल रही हो। अपने भाई के किरदार और उसकी मोहब्बत के वे गवाह थे। क्या कुछ नहीं देखा आपकी खातिर उन्होंने। छाया को जब लगा कि आदित्य का पलड़ा भारी हो रहा है तो उसने झूठी कसम भी खा ली और रोते हुए आदित्य को देखा। आदित्य वहीं खड़ा आंसू भरी नज़रों से उसे देख रहा था। छाया अपनी ही बात कहे जा रही थी। कहने लगी, अगर मैं इसके साथ चली गई तो अब की बार उस घर से मेरी लाश ही निकलेगी। मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकती। जज साहब, मुझे इंसाफ दिलाइए। इस शख्स से तलाक दिलवाइए। जब छाया को ऐसा कहते हुए देखा गया तो जज ने भी छाया के हक़ में ही फैसला सुना दिया और न सिर्फ आदित्य को तलाक देने का हुक्म दिया बल्कि बीवी पर जुल्म करने के ख़िलाफ़ भारी जुर्माना भरने को भी कहा। छाया वहाँ से जा चुकी थी जबकि आदित्य सारी रात कमरे के कोने में बैठा सोचता रहा कि आखिर कहाँ कमी रह गई थी उसकी वफ़ादारी में कि उसकी पत्नी ने एक गैर इंसान के लिए उसको यूं सरेआम बदनाम कर दिया। लेकिन क्या किया जा सकता था। अदालत का हुक्म था। उसने गवाहों के सामने न सिर्फ कागज़ पर साइन करके अपनी पत्नी को तलाक दी बल्कि ज़बान से भी बड़ी मुश्किल से बोला था और फिर कहा कि छाया, ज़िंदगी में किसी न किसी मोड़ पर तुम्हें मेरी वफ़ादारी, मेरी मोहब्बत याद आएगी और फिर तुम रो रो कर मुझे पुकारोगी, लेकिन मैं नहीं आऊँगा। इतना कहकर आदित्य आंखों को साफ करता हुआ जा चुका था। जुर्माने की रकम अदा करने में अभी 2 हफ्ते का वक्त था। सारा पैसा तो छाया के इलाज में खर्च हो चुका था। अब दोबारा भाइयों के आगे हाथ फैलाना आदित्य के लिए शर्मिंदगी की वजह बनता। लेकिन अब पैसे तो हर हाल में अदा करने ही थे। वह सारी रात बैठकर सोचता रहा कि आखिर इस जुर्माने को कैसे अदा किया जाए। फिर वह इस नतीजे पर पहुंचा कि उसके पास जो भी रकम मौजूद है उसमें कुछ भाइयों से उधार लेकर वह रकम अदा करेगा और फिर बग़ैर कोई तनख्वाह लिए भाइयों की फैक्ट्री में काम करेगा। दरअसल ये फैक्ट्री उसके भाइयों की ही लगाई हुई थी। उसकी तो फैक्ट्री में 1 रुपया भी नहीं लगा था। उसने तो यही सोचा था कि भाइयों की फैक्ट्री में काम करके दोबारा से कुछ सालों में अपनी फैक्ट्री बनाएगा और फिर विरासत में मिली हुई फैक्ट्री का जो हिस्सा उसने अपने भाइयों को लेकर छाया के इलाज में लगाया था वह अपने भाइयों को वापस लौटा देगा। लेकिन वह तो जैसे कर्ज में ही डूबता चला जा रहा था। वह झिझकते हुए अपने भाई के कमरे की तरफ गया। जैसे ही वह दरवाजे पर दस्तक देने लगा उसे अंदर से अपने भाई की बीवी की आवाज़ सुनाई दी जो अपने पति से कह रही थी, जितना भारी जुर्माना जज ने आदित्य भैया पर लगाया है अब वह भला कैसे अदा करेंगे। पहले भी उन्होंने हमारा हिस्सा खाकर अपनी बीवी पर लगा दिया। अरे बेवफा औरत, इससे तो मर जाती तो अच्छा था। अब ये ना हो कि एक बार फिर वह हमसे पैसे मांगे। थोड़े बहुत हालात तो हमारे अब जाकर कहीं अच्छे हुए हैं। एक बार फिर ना आप ये सब कुछ बेचने लग जाना। यह बात सुनकर आदित्य तो जैसे टूट ही गया था। वह वहाँ से पलटने लगा लेकिन तभी उसे अपने छोटे भाई की आवाज़ आई जो बड़े ही गुस्से से अपनी बीवी को डांट रहा था कि तुम होती कौन हो मुझे ऐसी सलाह देने वाली। वह हमारे बड़े भाई हैं, बाप की जगह हैं। अरे हमें तो बिज़नेस का और फैक्ट्री संभालने का ज़रा भी पता नहीं था। ये भाई ही तो थे जिन्होंने हमें तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचाया। हमारा एक बाप की तरह ख्याल रखा, हमें औलाद की तरह पाला। अगर तुम्हारे माँ बाप पर कोई परेशानी या मुसीबत आ जाए तो क्या तुम एक तरफ खड़े होकर तमाशा देखोगी? नहीं ना। हमारे भाई हमारे माँ बाप की जगह हैं। अगर उन्होंने कहा तो हम अपनी ये फैमिली भी बेचकर उन्हें दे देंगे, लेकिन उन्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देंगे। आदित्य ने जब अपने भाई की ये बात सुनी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसके भाई कितनी ज़्यादा उससे मोहब्बत करते थे, लेकिन वह अपने भाइयों के बोझ तले दबता चला जा रहा था। उसकी खुददारी इस बात की इजाज़त नहीं दे रही थी। अगले दिन उसके भाई आए और आदित्य के मांगे बिना ही दोनों भाइयों ने जुर्माने के पैसे आदित्य के हाथ पर रखे थे। आदित्य का सर शर्म से झुका था। कहने लगा कि फ़िक्र मत करो, मैं तुम लोगों की एक एक पाई लौटा दूंगा। इस पैसे से जुर्माना भर गया। लेकिन अब आदित्य खाली हाथ हो चुका था। वह फैक्ट्री में काम तो करता था लेकिन पैसे नहीं लेता था। फिर भी उसके भाई उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते
और ज़बरदस्ती कुछ रुपए उसकी जेब में डाल देते थे। एक दिन आदित्य के एक दोस्त का फ़ोन आया जो विदेश में रहता था। उसने आदित्य के हालचाल पूछने के लिए फ़ोन किया था। जब उसे आदित्य की इस परेशानी का पता चला और सारे हालात पता चले तो उसने आदित्य को विदेश बुलाने को कहने लगा कि तुम यहाँ आओ, हम यहाँ पर अपना काम शुरू करके सारा मामला ठीक कर लेंगे। आदित्य ने भाइयों से सलाह की और यूँ भाइयों को अलविदा कहकर वह विदेश चला गया। उसका दोस्त भी उसके भाइयों जैसा ही था। कुछ ही दिनों तो उसने एक फैक्ट्री में काम किया कि जब एक दिन बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन आदित्य और उसके दोस्त से मिला। उनसे कहने लगा कि मैंने तो सुना था कि तुम इंडिया में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक थे, लेकिन फिर कुछ घरेलू मसले की वजह से तुमने सब कुछ बेच दिया। यह सुनकर आदित्य ने हाँ में सिर हिलाया। वह आदमी कहने लगा कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है, लेकिन जो दिमाग तुम्हारे पास है वह मेरे पास नहीं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ हिस्सेदार बन जाओ। हम पार्टनर बन के काम करेंगे, जो भी फ़ायदा होगा हम पार्टनरशिप पर हासिल करेंगे। आदित्य को भी ऐसे ही सुनहरे मौके की तलाश थी। उसने दिन रात एक करके मेहनत करना शुरू कर दी और यूं वह फैक्ट्री दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगी। जैसे ही उस फैक्ट्री का फ़ायदा होना शुरू हुआ तो आदित्य ने फ़ौरन अपने भाइयों को वहाँ पर बुला लिया। उसके सारे भाई वहीं आ चुके थे। उस फैक्ट्री के साथ ही उन चारों भाइयों ने दोबारा से अपने टैंकर्स की फैक्ट्री शुरू कर ली थी। उस फैक्ट्री से उन्हें इतना फ़ायदा पहुंचा कि इतना तो उन्हें अपने इंडिया में रहते हुए भी नहीं हुआ था। वे कई गुना ज़्यादा फ़ायदा कमा रहे थे। उनकी फैक्ट्री नंबर 1 पर आ चुकी थी। उसके साथ ही आदित्य ने कई गरीब घरों और अस्पतालों में रुपया पैसा देना शुरू कर दिया। और एक बार वह मीटिंग के सिलसिले में किसी दूसरे देश गया हुआ था। जब उसने कैंसर के अस्पताल के बारे में चंदा इकट्ठा करने वालों से मुलाकात की। उसने कई लाख रुपये का चंदा अस्पताल के मरीजों के लिए दिया था। जब वह खुद अस्पताल में गया तो एक आवाज़ उसके कान से टकराई, जिसे सुनकर उसके कदम वहीं रुक गए थे। आदित्य, मुझे माफ़ कर दो, एक बार पलट आओ। आदित्य, मैं मर जाऊंगी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, काश तुम पलटते। एक ही सांस में यह आवाज़ आ रही थी। आदित्य के कदम उस आवाज़ की तरफ जाने लगे। जैसे ही पर्दा हटा तो सामने छाया एक बेड पर लेटी थी। उसकी हालत तो पहले से भी ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। एक बार फिर कैंसर ने उसे जकड़ लिया था और वह भी आखिरी स्टेज पर थी। आदित्य उसके पास खड़ा था। छाया को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आदित्य उसके पास खड़ा है। वह फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी, कहीं मैं ये ख्वाब तो नहीं देख रही। जिस इंसान की खातिर मैंने तुम्हें छोड़ा था वह मुझे छोड़कर जा चुका है। जब से उसको पता चला कि मैं कैंसर की मरीज़ हूँ तो वह मुझे यहाँ इस सरकारी अस्पताल में छोड़कर जा चुका है और कुछ दिन पहले ही उसने तलाक के कागजात भेजे थे। आदित्य ने जब उसकी ये दास्तान सुनी तो बस गहरी सांस लेकर रह गया। आदित्य के पास तो अपना सब कुछ पहले से भी 1000 गुना बढ़कर वापस आ चुका था, लेकिन उसकी बीवी जो उसे ठुकरा चुकी थी आज रो रो कर उसे पुकार रही थी। लेकिन आदित्य लौटकर उसके पास नहीं गया। हाँ, उसने अस्पताल में छाया के इलाज के लिए अलग से रकम दी थी कि उसके इलाज में कोई कमी ना हो, लेकिन उसके बाद भी छाया बच नहीं पाई और उसकी मौत हो गई थी। इंसान कर्म करने में मनमानी तो कर सकता है, लेकिन फल भोगने में नहीं। यानी अच्छे या बुरे कर्म इंसान के खुद के हाथ में होते हैं कि चाहे वह अच्छा करे या बुरा, लेकिन उसे फल उसी के मुताबिक मिलना होता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा ही भोगना पड़ता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और इस कहानी से सीख मिले इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कहानी को पहुंचाएं। और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऐसी ही कहानियों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।